Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. lovely students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कीमियोऑस्मोसिस। कीमियोऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी की प्रोडक्शन होती है और वो एटीपी की प्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? जब प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लवली स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कीमियोऑस्मोसिस के डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना। ये डेफिनेशन हमें इजीली समझ आ जाएगी जब हम इंटायर प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू देखेंगे। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ये कीमियोऑस्मोसिस जो है प्लांट्स में भी होता है नंबर 1 और एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स में जो है ये कीमियोऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है और अगर हम क्लोरोप्लास्ट में स्पेसिफिकली बात करें तो ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है। लवली स्टूडेंट्स, ये कीमियोऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है प्लांट्स में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोसेस के अंदर होता है जो एक फोटोसिंथेसिस की एक टाइप है। लवली स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कीमियोऑस्मोसिस एनिमल्स में भी होता है और एनिमल्स में ये कहाँ पे होता है, कौन से ऑर्गेनेली में होता है? हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेसिफिकली कहाँ पे होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और लवली स्टूडेंट्स, ये कीमियोऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है एनिमल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर जो है होता है। लवली स्टूडेंट्स, प्लांट्स में जो कीमियोऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वो हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो है डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कीमियोऑस्मोसिस का प्रोसेस एनिमल्स में किस तरह होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, कीमियोऑस्मोसिस का जो मेन गोल है वो एटीपी की प्रोडक्शन होती है और आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह कि 34 एटीपी के मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है कीमियोऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम कीमियोऑस्मोसिस की मैकेनिज्म को डिस्कस करें, हम कह सकते हैं कि कीमियोऑस्मोसिस के 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो सबसे पहले लवली स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन किस तरह होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें इस डायग्राम के थ्रू, लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, अब ये मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज द इनर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट कंसिस्ट ऑफ डेंस फ्लूइड। ये मैट्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है और उस क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस के थ्रू जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स की फॉर्मेशन होती है। नंबर 1 इज NADH एंड FADH2। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो NADH है और FADH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करें जो है NADH, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, यानी इससे जो है इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे और हाइड्रोजन आयन भी निकलेंगे और ये NADH जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू NAD पॉजिटिव में। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अभी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में आ गए और इस तरह जो है 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से पास होकर किसके पास आएंगे? एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास आएंगे जिसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम कहेंगे यूबिक्विनोन Q। और मैट्रिक्स में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि NADH जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और उसे इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे और हाइड्रोजन आयन। तो जो मैट्रिक्स में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के थ्रू जो है आप कहाँ पे आ गए? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। लवली स्टूडेंट्स, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या है, जिसको हम शॉर्ट में IMS कह सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो है एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भी जो है इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू प्रोड्यूस हुए? जब FADH2 की जो है ऑक्सीडाइजेशन हुई। जब FADH2 जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हुए। तो लवली स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन अब किसके पास आ गए? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम कह सकते हैं यूबिक्विनोन Q। तो लवली स्टूडेंट्स, ये यूबिक्विनोन Q क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को उठाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से भी और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी और किसकी तरफ ट्रांसफर करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की तरफ ट्रांसफर करेगा। और लवली स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की तरफ आएगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी जो है इसकी एनर्जी को यूज करेगा, या फिर हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिलीज करेगा
जिसकी वजह से जो है मैट्रिक्स में जो बहुत सारे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाते हैं। इसी तरह लवली स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से जो है इलेक्ट्रॉन पास आउट होते हैं सेकेंड मोबाइल कैरियर की तरफ, जिसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम कह सकते हैं साइटोक्रोम सी। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जो है अभी किसकी तरफ आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की तरफ। देख सकते हैं ये हाइड्रोजन आयन जो है वो पंप हो चुके हैं और ये कहाँ पे अभी आ गए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से गुजर कर किसके पास आता है, ऑक्सीजन के पास आता है, जिसको हम कह सकते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स के मैट्रिक्स में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं। वो हाइड्रोजन आयन भी इस ऑक्सीजन और इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स ये इंटायर प्रोसेस जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस प्रोसेस को मैंने इस वजह से रिवाइज किया लवली स्टूडेंट्स ताकि आप प्रोटॉन ग्रेडियंट को समझ सकें। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है, आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा प्रोटॉन होता है और आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। तो लवली स्टूडेंट्स, कीमियोऑस्मोसिस का जो फर्स्ट स्टेप था जो था फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है वो सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है जिसको हम कह सकते हैं प्रोटॉन फ्लो थ्रू एटीपी सिंथेस। आप लोगों को प्रोटॉन ग्रेडियंट का समझ आ चुका है। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। उस एंजाइम का नाम क्या है, एटीपी सिंथेस। और आप देख सकते हैं एटीपी सिंथेस एक एंजाइम होता है और वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा लवली स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो वापस जो है मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था। इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन थे एज कंपेयर टू मैट्रिक्स, तो ये जो है एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो है ये हाइड्रोजन आयन जो है वापस मूव करेंगे इस एंजाइम के थ्रू। और आप देख सकते हैं जब हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उसकी वजह से जो है एडीपी के साथ यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होगा और फाइनली एटीपी की प्रोडक्शन होती है। लवली स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हाइड्रोजन आयन इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है क्यों पास नहीं हो सकते और मैट्रिक्स की तरफ क्यों नहीं जा सकते, ताकि इस प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को बैलेंस कर सके। क्यों नहीं जा सकता ये हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है वो इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि इस मेम्ब्रेन से यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से आयंस वगैरह जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया और गैसेस वगैरह जो है पास आउट नहीं हो सकता। इस वजह से जो है हाइड्रोजन आयन जो है वो पास होता है एक एंजाइम के थ्रू, जो है वो पास होगा और मैट्रिक्स वाले रीजन में आएगा, जिसकी वजह से जो है एनर्जी भी रिलीज होगी। और वो एनर्जी की वजह से क्या होता है लवली स्टूडेंट्स, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है एडीपी के साथ यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अटैच होता है और फाइनली एटीपी की प्रोडक्शन करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, हमने थर्ड स्टेप को जो है एटीपी प्रोडक्शन उसको भी डिस्कस कर लिया। तो लवली स्टूडेंट्स, अब हम कीमियोऑस्मोसिस की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। कीमियोऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी की प्रोडक्शन होती है और वो किस वजह से होती है, जब प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव कर गए इस एंजाइम के थ्रू और वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एटीपी की प्रोडक्शन हुई। और लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कीमियोऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू जो है 34 एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं जब एक NADH का मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज्ड होगा तो उसकी वजह से 3 ATP की प्रोडक्शन होती है। और इसी तरह जब सेकंड इलेक्ट्रॉन डोनर यानी FADH2 जो ऑक्सीडाइज्ड होगा तो 2 ATP की प्रोडक्शन होती है। टोटल 10 NADH के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और एक NADH का मॉलिक्यूल जो है 3 ATP की प्रोडक्शन करेंगे, तो 10 NADH के मॉलिक्यूल्स जो है वो 30 ATP की प्रोडक्शन करेंगे।
और इसी तरह 2 FADH के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। एक FADH2 का मॉलिक्यूल जो है 2 ATP की प्रोडक्शन करेंगे, तो 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स जो है टोटल 4 ATP की प्रोडक्शन करेंगे। तो हमें पता चलता है कि टोटल 34 ATP मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है कीमियो ऑस्मोसिस में, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था कीमियो ऑस्मोसिस वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।